हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको मेरा चैनल सही नहीं लग रहा है या मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना छोड़ दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस मत कीजिएगा, वरना फालतू से आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपको परेशानी हो जाएगी। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तभी इसे लाइक है जो शेयर कीजिएगा। मैं बात कर रहा था केमिस्ट्री के टॉपिक्स की, और केमिस्ट्री के टॉपिक्स में बात करते समय अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु एटम से। किससे रहेगा? परमाणु एटम से। अपना जो टॉपिक परमाणु है, आज हम बात करेंगे इस परमाणु के बारे में। देखिए दोस्तों, परमाणु होता क्या है। परमाणु के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो महर्षि कणाद नाम का वैज्ञानिक था, या मैं इससे पहले अगर थोड़ी सी बात करूं, बात करूं तो कि परमाणु वास्तव में होता क्या है, परमाणु वास्तव में होता क्या है। तो जो परमाणु वर्ड है, एटम जो वर्ड है, इसे मैं ये कह सकता हूं कि ये इस ब्रह्मांड का या इस जैवमंडल का, इस ब्रह्मांड का या इस जैवमंडल का सबसे छोटा पार्टिकल है। जैवमंडल का सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा कण है ये परमाणु। जो महर्षि कणाद वैज्ञानिक हुए थे, महर्षि कणाद, इन्होंने पदार्थ को या द्रव्य को, पदार्थ द्रव्य या मैं इसे मैटर कह सकता हूं, इस द्रव्य को इन्होंने विभाजित करना जब शुरू किया तो एक अवस्था इनके पास ऐसी आई कि उस अवस्था को, उस कण को और अधिक आगे ये विभाजित नहीं कर सकते, उससे आगे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। उस अविभाज्य कण को, उस अविभाज्य कण को महर्षि कणाद ने क्या कहा? परमाणु। परमाणु का मतलब परम है जो अणु, परम है जो अणु, मतलब कि बहुत ही सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे मैं कहूंगा परमाणु या एटम। ये किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था कि जैवमंडल का सबसे छोटा कण, जैवमंडल का सबसे छोटा कण। ऐसा नहीं है कि परमाणु से जो परमाणु होता है उसे आगे विभाजित नहीं, वास्तव में परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन परमाणु के भी सब छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाएगा, जिन्हें क्वार्क कहा जाएगा। जब दो क्वार्क मिलेंगे तब परमाणु के प्रोटॉन वह न्यूट्रॉन का निर्माण होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का निर्माण होगा। इसके ये सब पार्टिकल मैं नहीं कह सकता हूं कि परमाणु के सब पार्टिकल को क्वार्क कहा जाएगा, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। वैसे अगर परिभाषा की बात की जाएगी तो मैं परिभाषा ऐसा कह सकता हूं कि ब्रह्मांड का अविभाज्य कण जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु। इस परमाणु से पूरे के पूरे जैवमंडल का निर्माण हुआ है। कैसे? जैसे मैं परमाणु की बात करता हूं तो सबसे छोटा है तो सबसे पहले क्या आएगा? परमाणु। परमाणु से किसका निर्माण होगा? अणु का निर्माण होगा। अणु से किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यौगिक का। और यौगिक से जो अपने सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे कहा जाएगा कोशिका, उस कोशिका का निर्माण किससे होता है? यौगिक से होता है। कोशिका से किसका निर्माण होगा? ऊतकों का निर्माण होगा। ऊतक से किसका निर्माण होगा? अंग का निर्माण होगा। अंग से किसका निर्माण होगा? तंत्र का। तंत्र से किसका निर्माण होगा? शरीर का। शरीर से किसका निर्माण होगा? समाज, समष्टि या समुदाय का। समुदाय से बनेगा तंत्र और तंत्र से बनेगा अपना जैवमंडल या समष्टि, जैवमंडल कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? जैवमंडल, अर्थात जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों जैवमंडल के तीन पार्ट होते हैं। इस जैवमंडल का निर्माण शुरू कहां से होता है? परमाणु से होता है। कहां से शुरू होगा? परमाणु से। कि परमाणु से अणु बनेगा, अणु से यौगिक, यौगिक से कोशिका, कोशिका से ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर, समुदाय, तंत्र और जैवमंडल का है जो निर्माण हो जाएगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि ब्रह्मांड में कोई भी, चाहे तो सजीव हो चाहे निर्जीव, उन सब का निर्माण, उन सब की छोटी से छोटी जो इकाई रहेगी वो कौन सी रहेगी? परमाणु है जो रहेगी। जैसे ये अपना परमाणु है। क्या है? परमाणु। ये परमाणु है। परमाणु की ये कक्षाएं हैं, इन्हें मैं कक्षा कह सकता हूं, सेल कह सकता हूं, ऑर्बिट कह सकता हूं। क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। या तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बाहरी कक्षा और इन्हें कह सकते हैं आंतरिक कक्षा।
क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षा। परमाणु का ये केंद्र रहेगा जिसे नाभिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नाभिक कहा जाएगा। परमाणु के सबसे केंद्र में जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे हम? नाभिक या केंद्रक है जो कहेंगे। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे जो इसके इनकी कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। के इलेक्ट्रॉन है जो पाए जाते हैं। यह आपका क्या रहेगा? परमाणु रहेगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या पाए जाएंगे? न्यूट्रॉन। इस नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस नाभिक की है जो खोज की थी। इस परमाणु में इसकी जो कक्षा होती है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसी होती है। K, L, M, N, O, इस तरीके से ये कक्षाएं होती है। इन्हें मैं कह सकता हूं कि ये 1 नंबर की कक्षा है, ये 2 नंबर की कक्षा है, ये 3 नंबर की कक्षा है, ये 4 नंबर की कक्षा है, ये 5 नंबर की कक्षा है। K, L, M, N, O, मतलब कि इस तरीके से इस परमाणु में क्या रहेगी? कक्षाएं रहेगी। इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर की जो सेल रहेगी या कक्षा जिन्हें कह सकता हूं या जिन्हें मैं कोष कह सकता हूं, उनके क्रमांक भी रहेंगे 1, 2। मतलब कि जो सबसे नाभिक के सबसे नजदीक में रहेगी वो 1 नंबर होगी, थोड़ी दूर होगी वो 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, इस तरीके से जो होती है। अब इस परमाणु में मैंने ये इलेक्ट्रॉन भरे, कहीं पे 2 भर दिए, कहीं पे 3 भर दिए। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो एक फॉर्मूला के द्वारा भरे जाते हैं जिसे बोला जाता है 2n का स्क्वायर। किससे भरे जाएंगे? 2n। यहां पर n क्या है? यहां पर n है कक्षा की संख्या, कितने नंबर की कक्षा है, कक्षा की संख्या की कितने नंबर की कक्षा है। जैसे मैं बात करूं कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो n का मान K 1 नंबर पे, तो मैं यहां पर कितना रख दूंगा? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो K कक्षा की जब बात होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे। उसके बाद में जब मैं L कक्षा की बात करता हूं तो L कक्षा में n का मान कितना रख दूंगा मैं? 2n स्क्वायर। n का मान कितना रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। और 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू करूंगा तो कितना होगा? 8। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि L में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में जब मैं n कक्षा की बात करता हूं तो यहां पर कितने रखे जाएंगे? 3 रखे जाएंगे। 3 को स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा? 9। और 9 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। इसका मतलब n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद में मैं n की बात करता हूं, 4 नंबर की कक्षा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इंटू 2, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 32। n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? है जो 32। उसके बाद में O, तो 5 रख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 25 दूना 50, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 50। इस तरीके से ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला रहेगा कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है जो भरे जाएंगे। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को है जो भर सकते हैं। उसके बाद में बात ये आती है कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाएगा? आदान प्रदान किया जाएगा। तो आदान प्रदान कैसे करते हैं? एक चीज याद रखना कि नाभिक के जो सबसे पास वाली कक्षा होती है, नाभिक के सबसे पास की कक्षा, पास की कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो ऊर्जा का निश्चित रूप या तो अवशोषण होगा या क्या होगा? उत्सर्जन होगा। तो इस नाभिक में नाभिक के सबसे पास वाली जो कक्षा रहेगी उसमें ऊर्जा का मान सबसे कम रहेगा। ऊर्जा का मान सबसे कम। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि K, L, M, N, O, P में कौन सी कक्षा में ऊर्जा का मान सबसे कम है, तो आप क्या बताओगे? K कक्षा में ऊर्जा का मान सबसे पास वाले में सबसे कम, सबसे दूर वाले में ऊर्जा क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाएगा तो जब इलेक्ट्रॉन K से L में आएंगे, इलेक्ट्रॉन में कह सकता हूं कि K से L में जाएगा या L से M में जाएगा या M से N में जाएगा। इस तरीके से यदि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक कक्षा से L में, L से M में, M से N में यदि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऊर्जा का हमेशा क्या होगा? अवशोषण होगा। ऊर्जा का हमेशा क्या होगा? अवशोषण होगा। यदि यही इलेक्ट्रॉन N कक्षा से M में जाते हैं या M से L में जाते हैं या L से K में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होगा? हमेशा उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। यदि K से L में जाएंगे या L से M में जाएंगे, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तो ऊर्जा का हमेशा अवशोषण होगा। और यदि N से M में, M से L में, L से K में जाएंगे तो ऊर्जा का हमेशा क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन है जो होगा। इतनी बात आई समझ में? अब देखना आगे 2n स्क्वायर याद रखना। यह क्या है? नाभिक।
क्या रहेगा? नाभिक। अब इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या रहेगा? माइनस आवेश रहेगा, और न्यूट्रॉन क्या रहेगा? उदासीन है जो रहेगा। अब इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, इन दोनों को मैं सम्मिलित रूप से कह सकता हूं द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाएगा? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा। यदि नाभिक में केवल मैं प्रोटॉन की संख्या की बात करूं, नाभिक में केवल मैं प्रोटॉन की संख्या की बात करूं, कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, तो वो रहेगी यहां पर परमाणु संख्या। क्या रहेगी? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाएगा? परमाणु संख्या। इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे इनको अगर प्रदर्शित करने की बात की जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहां से, यदि मैं अक्ष को लिख दूं तत्व या परमाणु, क्या लिख दिया? तत्व या परमाणु लिख दिया, और ए से लेकर जेड तक, ये जो ए है इसे कहा जाएगा द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। और जेड इसे कहा जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, या मैं कह सकता हूं इसे प्रोटॉन की संख्या। क्या कह सकता हूं? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व के परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी, या वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, वही उसकी परमाणु क्रमांक या उसका परमाणु संख्या होगी। या मैं इसे कह सकता हूं परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाएगा? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या क्या? द्रव्यमान संख्या होगी इस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाएगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? यदि मेरे को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो मैं द्रव्यमान संख्या में से, द्रव्यमान संख्या ए में से क्या कर दूंगा? माइनस पी कर दूंगा, बराबर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। यदि मैं द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देता हूं तो मेरे पास किसकी संख्या आएगी? न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या और या आपकी प्रोटॉन की संख्या, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? द्रव्यमान संख्या के जो बराबर होगा। एक चीज और आती है यहां पर कि परमाणु भार। परमाणु भार, क्वेश्चन ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी तत्व का मेरे को परमाणु भार ज्ञात करना तो मैं किससे तुलना करूंगा? तुलना यहां पर की जाएगी हाइड्रोजन के परमाणु से। किससे तुलना की जाएगी? हाइड्रोजन के परमाणु के। कि किसी संख्या का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करे कि वह हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु भार किससे तुलना की जाएगी कि वह भारी कितना है या उसका परमाणु भार कितना है? तो तुलना किससे की जाएगी? उस समय हाइड्रोजन के परमाणु से तुलना की जाएगी कि वो उससे कितना गुना है जो भारी है। उसके बाद बात आती है कि ये जो परमाणु है, इस परमाणु का जो त्रिज्या वगैरह वो होती है वो कितनी होती है? यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन भी बढ़िया है कि परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाएगी? नैनोमीटर में मापी जाएगी। किस में मापी जाएगी? नैनोमीटर में है जो मापी जाएगी। ये होती कितनी है? परमाणु की त्रिज्या होती है 1 नैनोमीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 1 नैनोमीटर, या मैं कह सकता हूं 10 की पावर माइनस 9 मीटर। कितनी होगी? परमाणु की त्रिज्या का मान कितना होगा? 1 नैनोमीटर या 10 की पावर माइनस 9 मीटर। यदि मैं परमाणु के आकार की बात करूं, परमाणु का आकार कितना होता है, तब हम कहेंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यदि मैं नाभिक के आकार की बात करूं कि नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार कितना होता है, तब बात करेंगे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये 3 क्वेश्चन भी बढ़िया है कि परमाणु का जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है और परमाणु की त्रिज्या 1 नैनोमीटर होती है, मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर। परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 मीटर और जो नाभिक का आकार रहेगा वो कितना होगा? 10 की पावर माइनस 15 मीटर के लगभग है, जो लगभग नहीं 10 की पावर माइनस 15 मीटर ही रहेगा। अब बात आती है आपकी कि जो नाभिक है
इस नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन ये भी ठीक है, रदरफोर्ड ने इसकी जो खोज की थी। इस रदरफोर्ड ने किस धातु का प्रयोग किया था? मतलब कि जो परमाणु सिद्धांत सेल थ्योरी जो थी, ये एटम थ्योरी थी, इस परमाणु सिद्धांत में किसका प्रयोग किया था? किस धातु का प्रयोग किया था? तो सोने का प्रयोग किया था, एयू का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सोना जो धातु है, उस सोने धातु का प्रयोग किया जाता, जिसे एयू से जो प्रदर्शित किया जाता है। अब देखना, अब ये परमाणु है, जैसे मतलब कि मेरे पास ऑक्सीजन है। क्या है मेरे पास? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? परमाणु है। इस परमाणु में जैसे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, या इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये अकेला परमाणु, जब 2 परमाणु आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे। ये यहाँ पर O2 का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के अणु में परमाणु की संख्या कितनी है? 2। इस परमाणु की संख्या को कहूंगा मैं एटमोसिटी। एटमोसिटी, परमाणुकता। क्या कहा जाएगा? एटमोसिटी या परमाणुकता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एटमोसिटी या परमाणुकता। किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहा जाएगा? उस तत्व की परमाणुकता कहा जाएगा, एटमोसिटी कहा जाएगा। जैसे यहां पर कितने हैं? 2। यदि इसमें 3 O जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु अगर जुड़ेंगे तो O3 का निर्माण करेंगे, मतलब ओजोन का निर्माण करेंगे। ओजोन परत या ओजोन गैस का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर ओजोन गैस या ओजोन गैस की परत की परमाणुकता कितनी हो गई? 3, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो अणु की अगर परिभाषा कहेंगे कि अणु का निर्माण किससे होता, तो अणु का निर्माण किससे होगा? परमाणु से मिलकर होगा। मतलब कि 2 परमाणु के मिलने से किसका निर्माण होगा? अणु का निर्माण होगा। वो समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, किसी भी तरीके से जो हो सकते हैं, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मतलब कि अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में यह भाग ले सकता है, लेकिन परमाणु किसी भी तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग नहीं ले सकता। आगे की क्लास में हम बात करेंगे इस परमाणु से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तब तक के लिए